अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, सुबह शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। हर क्या कर रहे हैं इसका रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। आज सुबह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यूपी के संभल की यात्रा पर निकले, लेकिन जब वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद पुलिस से भिड़ रहे थे, आगे जाने की दरखास्त कर रहे थे, तो उस वक्त पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक खालिस्तानी आतंकी को हिरासत में लिया हुआ था। 68 साल के इस आतंकी ने सुबह सुबह अकाल तख्त की सजा काटते पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने की कोशिश की थी। और ठीक इसी समय महाराष्ट्र के मुंबई में एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में गिले शिकवे मिटाए जा रहे थे। शिवसेना नेता और मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मनाया जा रहा था और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। आज के लल्लन टॉप शो में इन तमाम खबरों की सुध लेंगे, अलग अलग एंगल्स की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। और सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। Brought to you by ITEL and Higher. मंत्री जी, किरोड़ी लाल जी। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। वायरल वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा एक महिला एसएचओ कविता शर्मा पर भड़कते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का पर्चा कथित तौर पर लीक हुआ। किरोड़ी लाल एसआई परीक्षा रद्द करने के लिए आंदोलन करने का ऐलान भी कर चुके हैं। इस केस में कुछ छात्र छात्राओं को पकड़ने के लिए पुलिस 3 दिसंबर की रात जयपुर के एक मकान में पहुंची। इसकी भनक लगते ही किरोड़ी लाल मीणा भी वहां पहुंच गए और इसके बाद महिला पुलिसकर्मी के साथ उनकी बहस का वीडियो राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में मुद्दा बन गया। मंत्री जी ये बता रहे हैं कि वो मंत्री है और पुलिसकर्मी का कहना है कि वो बस अपना काम कर रही हैं। राजस्थान कांग्रेस ने एक्स पर सीएम भजन लाल शर्मा से पूछा कि पुलिस की गुंडागर्दी या राजकीय कार्य में बाधा, बताइए मुख्यमंत्री जी किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिसकर्मी कविता शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कविता शर्मा फर्जी तरीके से पुलिस में भर्ती हुई हैं। दिन का वीडियो यहीं तक और अब बड़ी खबर पे चलते हैं। सबसे पहले बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संभल दौरे पे। 3 दिसंबर की शाम से चर्चा थी कि दोनों सांसद उत्तर प्रदेश के संभल जाएंगे। वहां हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई उनके परिजनों और अन्य घायलों से मुलाकात करेंगे। यात्रा की सूचना मिलते ही 3 दिसंबर की शाम संभल जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के ऑफिस से एक चिट्ठी चली। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा के जिलाधिकारियों को लिखी गई इस चिट्ठी में निवेदन था कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी राहुल गांधी को अपने जनपद की सीमा में ही रोकने की व्यवस्था करें। 4 दिसंबर का दिन लगा। राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से संभल की ओर रवाना हुआ। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच लगने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर उनके काफिले को रोक दिया गया और ये दृश्य जन्मे। खबर के मुताबिक राहुल गांधी वहां सुरक्षा कर्मियों से कह रहे थे कि या तो उनके काफिलों को संभल जाने दिया जाए या प्रशासन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर संभल तक ले चले। प्रशासन किसी भी स्थिति के लिए रेडी नहीं हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बात भी की। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की।
और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। और ऐसे 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर बने रहने के बाद राहुल गांधी वापस दिल्ली की ओर रवाना हो गए। लेकिन इस 2 घंटे के दरमियान बॉर्डर पर जाम लग गया, जिस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच झड़प और हाथापाई तक हो गई। संभल कलेक्टर के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा वहाँ प्रतिबंधी लगाए गए हैं। वहाँ बिल्कुल स्थिति नॉर्मल है। एक्सटर्नल जो लोग जाने से वहाँ स्थिति को नुकसान ना हो, इसलिए वहाँ से जो डीएम ने ऑर्डर जो प्रतिबंधी लगाया उनको समझाया गया है और उनको समझाने के बाद उनको वापस दिल्ली भेज दिए गए हैं। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर दिन भर क्या गतिविधि रही, सुनते हैं साथी पत्रकारों से। गाजीपुर पे बकायदा पुलिस ने सुबह 7 बजे से ही बैरिकेडिंग कर दी। सुबह 10 बजे तक तो एक लेन खोला रखा पुलिस ने, साइड कैरिज वे में तो पुलिस ने 2 खेला था, लेकिन धीरे धीरे वो जो रास्ता था वो पुलिस तंग करती चली गई। और जैसे ही इस बात की जानकारी आई कि राहुल गांधी का जो काफिला है वो NH9 पर एंटर कर चुका है, तो इसके साथ ही पुलिस ने पूरी तरीके से जो रास्ता था उसको बंद कर दिया। उस वक्त तकरीबन 10:35 10:40 हो रहे थे जब पुलिस ने पूरी तरीके से रास्ता दोनों कैरिज वे का, यानी आप दिल्ली से NH9 से आप गाजियाबाद में एंट्री नहीं कर सकते थे। अब पूरी तरीके से रास्ता बंद हो गया, वो वहां पे हैवी ट्रैफिक है। बड़ी जल्दी ही पूरा NH9 सराय काले खां तक पैक हो गया। अब इसके बाद जो गतिरोध देखने को मिला, कांग्रेस के नेता अड़े थे, उनके कार्यकर्ता अड़े थे कि वो जाएंगे ही जाएंगे संभल, और यूपी पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने क्लियर कर दिया कि हम नहीं जाने देंगे, हमारे पास आदेश है कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। राहुल गांधी के दिल्ली वापस लौटने की खबर आई, ऐसे में उनके राजनीतिक सहयोगियों की प्रतिक्रिया भी आई। सरकार किसी को नहीं जाने दे रही है, प्रशासन किसी को नहीं जाने दे रहा है। आखिरकार ये सोचने की बात है क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। वो प्रशासन की गाड़ी में अकेले बैठकर जाने को तैयार थे। डीजीपी तक से बात हुई और उसके बाद भी यूपी का पुलिस और प्रशासन उनको रोक रहा है, तो जरूर मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा सच है जिसको छुपाया जा रहा है, कौन सा ऐसा सच है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे ही सच छुपाने की कोशिश हाथरस में, लखीमपुर में, उन्नाव में तमाम जगह हुई थी। इधर संसद में भी राहुल गांधी की विजिट को लेकर बहस होने लगी। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि एलओपी मोहब्बत वास्ते संभल जा रहे थे, उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। इस पर स्पीकर की पीठ पर आसीन जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो एलओपी हैं तो उन्हें संसद में होना चाहिए था, वो बाहर क्यों घूम रहे हैं। और ऐसा बोलते ही कांग्रेसी सांसद सदन से बाहर चले गए। सर, आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा जायजा है, लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। राहुल गांधी के संभल के असफल दौरे पर भाजपा के अन्य नेताओं के भी बयान सामने आए। सलाह दी गई कि अगर मोहब्बत की इतनी चिंता है तो राहुल गांधी को बांग्लादेश जाना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। इस खबर में चलते हैं पंजाब के अमृतसर और खबर पर बात करें उसके पहले आप ये वीडियोस देखिए।
आपने वीडियो देखा और अब इस वीडियो की पृष्ठभूमि समझाते हैं। इस वीडियो में व्हीलचेयर पर बैठे और हाथ में तख्ती बरछा लिए जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो है पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल। हमने लल्लन टॉप शो के बीते कुछ एक एपिसोड्स में आपको बताया था कि सिख समुदाय की सबसे बड़ी गद्दी अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के साथ अन्य नेताओं को तनख्या यानी धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था। इन तमाम लोगों पर साल 2012 से 17 की अकाली दल सरकार के दौरान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अनैतिक रूप से मदद पहुंचाने और माफी दिलवाने का आरोप है। आप वो एपिसोड देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अकाल तख्त से मिली सजा में सुखबीर सिंह बादल को स्वर्ण मंदिर में एक दिन जूठे बर्तन जूते साफ करने थे, कीर्तन सुनना था और श्री सुखमणि साहिब का पाठ करना था। इसके अलावा उन्हें स्वर्ण मंदिर के बाहर गेट पर गले में तख्ती डाले और हाथ में बरछा लेकर सेवा देनी थी। आज सजा का दूसरा दिन था। अपनी जगह पर सुखबीर सिंह बादल सेवा दे रहे थे, तभी उनकी दाहिनी ओर से एक व्यक्ति आया। उसने अपनी जैकेट से 9mm की पिस्टल निकाली। हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई, उस समय सिविल वर्दी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर कर दिया, जिससे गोली गोल्डन टेम्पल की दीवार पर जाकर लगी। इससे सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਸਤੈਦੀ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਸਤੈਦੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ भी खोलिया, बंदा भी गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक फायरिंग के बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे हिरासत में ले लिया गया। घटना के कुछ ही देर बाद हमलावर की पहचान और उसकी कहानी सामने आई। नाम नारायण सिंह चौड़ा और उम्र 68 साल। साल 1956 में डेरा बाबा नानक के चौड़ा गांव में जन्म हुआ। अमृतसर के सिख मिशनरी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। खालिस्तानी संगठनों जैसे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और अकाल फेडरेशन से जुड़ा। पढ़ाई लिखाई के बाद खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले के भाषणों का अनुवाद शुरू किया। 1984 में पाकिस्तान गया, वहां से हथियार और विस्फोटकों की तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया। इंडिया में तस्करी शुरू की। चौड़ा ने अपना एक छद्म नाम रणधीर सिंह भी रखा है। इसी नाम से वो अपने समर्थकों के बीच एक्टिव रहता है। साल 2004 के बुराड़ी जेल ब्रेक का आरोपी बनाया गया उसे। इस कांड में पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का आरोपी जगतार सिंह हवारा बुराड़ी जेल से भाग गया था। नारायण सिंह चौड़ा के खिलाफ 8 मई 2010 को अमृतसर के सिविल लाइन थाने में आर्म्स एक्ट के तहत तकरीबन 1 दर्जन मामले दर्ज किए गए। अमृतसर, तरनतारन और रोपड़ जिले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के भी उस पर केस दर्ज हैं। 28 फरवरी 2013 को तरनतारन के जलालाबाद गांव से अरेस्ट हुआ। तब पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस ने मोहाली के कुराली गांव में रेड करके RDX और हथियारों का एक जखीरा बरामद किया था। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक उसने एक लोकल अखबार को इंटरव्यू दिया था। इसमें कहा था कि बादल परिवार के लोग सिख पंथ के गद्दार हैं। लेकिन यह हमला किस पर हुआ, इसको लेकर भी एक थ्योरी है। अकाल तख्त के जत्थेदार रघबीर सिंह ने कहा है, बयान जारी करके कहा है कि यह हमला सुखबीर सिंह बादल पर नहीं बल्कि वहां खड़े एक अन्य सेवादार पे था। सुखबीर सिंह बादल ते हमला नहीं है, यह हमला श्री अकाल तख्त साहब जी वालों लगी हुई सेवा दौरान घंटा घर बार-बार ड्यूटी के बार-बार सेवा कर रहे ड्यूटी कर रहे उस सेवादार ते लगी है जो सेवादार का नीला चोड़ा पा के हाथ विच बरछा फड़ के ते घंटा घर दे बाहर सेवा कर रहा सी। इसकी ऐसी घोर निंदा करते हैं, जिन्हें भी निंदा की जाए उन्नी घट है। और सरकार नूं ताड़ना करते हैं कि इहदे पिछे कौन है, ये सारा वरतारा क्यों वापरिया, ओदी मुस्तैदी दे नाल बरीकी दे नाल जिहड़ी जांच है वो जरूर की जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस हिंसा पर पंजाब पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के भी बयान आए। कुछ अधिकारियों ने बताया कि हमलावर को एक दिन पहले घटना स्थल की रेकी करते हुए देखा गया था। साडा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रबंध सी, ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ क्योंकि साडा बंदा जड़ा दे नाल ते चढ़िया सी। स्वर्ण मंदिर में गोली चली और फिर से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में लाया गया। विपक्ष के नेताओं ने सूबे की भगवंत मान सरकार पर हमले किए और ये कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ चिल्लाते हैं अरविंद केजरीवाल,
लेकिन पंजाब में सुखबीर सिंह बादल जैसे नेता की सुरक्षा अगर नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि उस सरकार को रहने की कोई जरूरत नहीं है। ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਥਿਤੀ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚਲਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਮਤੀ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। मतलब गोली तो बिल्कुल ऐ लंघ के गई है, कंन के कोलों लंघ के गई है। सुखबीर जी तो 4-5 फुट उत्ते गोली लगी है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस घटना पर अपना पक्ष सामने रखा। बंदे नूं जिहड़ा उत्थे काबू कर लिया गया, मौके ते उहनूं गिरफ्तार कर लिया गया ते मैं पल पल जिहड़ा डीजीपी नाल और पंजाब पुलिस के जिहड़े सीनियर अधिकारी ने अमृतसर दे विच, मैं उहनां नाल इन टच हां ते मैं उहनां नूं सख्त निर्देश भी दिते ने कि इहदी गहराई नाल जांच की जावे। इस घटना के अन्य तमाम पहलुओं पे हमने साथी पत्रकारों से बात की, सुनिए उन्होंने क्या बताया। जिस तरह से माहौल चल रहा है, जहां पे उनको तनख्वाह करार दिया गया है, सेवा के लिए बोला गया है, चाहे टॉयलेट साफ करने के लिए, चाहे दरबान के तौर पे, तो एक तौर पे देखा जा रहा है कि खास तौर पे हमने देखा है कि काफी रिवर्सल हुआ है। जहां तक वोटिंग ट्रेंड की बात आ रहा है, चाहे 2022 हो या उसके बाद लोकसभा पोल्स हो, तो लगातार वो पीछे जाते जा रहे हैं। और इस बीच में इस तरह का हमला होना अपने आप में क्या ये रेडिकलिज्म की बात है कि खालिस्तानी रिवाइवल किया जा रहा है? कई लोगों से हमने बात की और खास तौर पे जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये जो रेडिकल हैं ये मॉडरेट अकालीस के खिलाफ रहे हैं और इस वजह से ये षड्यंत्र है। लेकिन ये जांच का विषय अभी भी बना हुआ है कि किस तरफ से ये हुआ है और क्या और किसका रोल हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। 23 नवंबर 2024 इस दिन महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए और आज यानी 4 दिसंबर को 11 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया है। औपचारिक घोषणा हो चुकी है। नाम की घोषणा के पहले विधान भवन में विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक के बाद सबसे पहले वित्त मंत्री और पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण ने विधान भवन में मौजूद विधायकों और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और ये कहा, अब निर्वाचित एमएलएगण सबको मेरा बधाई। मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। इसके बाद सिर पर साफा बांधे देवेंद्र फडणवीस एक विजयी मुस्कान के साथ मंच पर पहुंचे और कुछ यूं तमाम लोगों का अभिवादन किया। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें आई। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे। इसे खबरों में कहा गया कि महायुति की बैठक हो रही है। महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार का गठबंधन। और इस बैठक के बाद 3:30 बजे तीनों नेता पहुंचे राजभवन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने प्रस्ताव स्वीकार किया और फिर शपथ ग्रहण का दिन, समय और जगह मुकर्रर हुए। 5 दिसंबर शाम 5:30 बजे मुंबई का आजाद मैदान। इस दिन मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, ऐसी भी खबरें आई है। इनके अलावा और कौन से नेता बतौर गेस्ट और बतौर मंत्री शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए हमने पत्रकारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। देखो, अभी तक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की, उनमें जो सामने चीजें उभर कर है कि एक सीएम, 2 डीसीएम शपथ लेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे का उसका भी अभी तक खुलासा हुआ नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं
मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। बीजेपी की लीडरशिप उनको लगता है कि शिंदे सरकार में होना चाहिए, तभी भी एक ठीक तरह से मैसेज जाएगा, इतना पॉजिटिव नहीं लेकिन एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नाम कुछ आ रहे हैं, ऐसा भी है कि बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों की लिस्ट दी गई है कि ये जो टेंटेड पेंटेड करप्ट लोग हैं उनको बिल्कुल आप शामिल मत कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैंडेट, एक वर्डिक्ट मिला है। तो अच्छी तरह से हम सरकार चलाते हैं, ये करप्ट लोगों को थोड़ा साइड में रखते, तो ये बात चल रही। तो अभी देखता है कि चयन कैसा होता है, कौन से नए फेसेस आते, क्या वही घिसे पिटे जो करप्शन के जिनके ऊपर आरोप है, ईडी सीबीआई वगैरह, वही आते, ये देखने वाली बात होगी। राज्यपाल से मीटिंग के बाद तीनों नेताओं ने पत्रकारों को संबोधित किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम तीनों नेता एक हैं। अजित पवार ने कहा कि कल मैं शपथ ले रहा, ये तय है। इस पर एकनाथ शिंदे ने चुटकी लिए कहा कि अजित दादा को दिन और शाम दोनों ही वक्त शपथ लेने का अनुभव है। भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। ये तो वो बातें होंगी जो सामने से दिखाई दे रही हैं। अब अंदर की बात करने की कोशिश करते हैं और इन बातों को जानने के लिए हमने फिर से रुख किया पत्रकारों का और सब पहला सवाल रखा कि एकनाथ शिंदे माने कैसे। इस सवाल की वजह क्या है, आप ध्यान देंगे तो एकनाथ शिंदे ने 27 नवंबर को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वो वही करेंगे जो पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह उनसे कहेंगे। फिर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि मराठी जनता चाहती है कि वही मुख्यमंत्री बने और इस पूरी बहस में उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने एक ट्वीट भी कर दिया, एक्स पर एक पोस्ट कर दी, कहा कि यह खबर गलत है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा है। टिप्पणीकारों ने कहा कि यह एकनाथ शिंदे की प्रेशर टैक्टिक्स थी, लेकिन भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लिया। इसके लिए शिंदे रेडी कैसे हुए, सुनते हैं पत्रकारों को। देखो, उसमें जिस दिन महाराष्ट्र का रिजल्ट लगा, उस दिन काफी बातें तय हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 132 विधायक चुन के आए और शिंदे के 57, अजित पवार के 41 और 288 जो कुल मिला के विधायक महाराष्ट्र में जिनकी संख्या है, तो और जो मेजोरिटी मार्क है 145 है। तो और बीजेपी को कुछ इंडिपेंडेंट और जो स्मॉल पार्टीज है उनकी कुल मिला के 138 तक उनका नंबर जा रहा था। 4-5-6 लोगों का ही शॉर्ट फॉल था। तो उसकी वजह से बीजेपी का ही सीएम बनने वाला था, ये बात बिल्कुल उसमें तय थी वो नंबर्स के वजह से। लेकिन उसमें दूसरी राय ये थी कि पहले एकनाथ शिंदे जो महायुति के लीडर थे और फेस थे इलेक्शन में, उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो चुनाव है उनके लीडरशिप में लड़ा गया और जो भी कुछ वर्डिक्ट आया है तो मेरे वजह से आया, तो मुझे 2.5 साल हो 1 साल हो दिया जाए, ताकि ये मेरे लीडरशिप का चुनाव है। लेकिन बीजेपी में ये भी तय है कि ये वर्डिक्ट अपना है, नंबर अपने पास से थे। क्यों बड़ी पार्टी होने के नाते लास्ट 2.5 साल हमने सैक्रिफाइस किया, फिर वापस क्यों सैक्रिफाइस करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि उस चयन का हिस्से के देखते हुए बीजेपी ने उसी टाइम डिसाइड किया था सीएम उनका रहेगा। बीच में शिंदे जी निगोशिएट कर रहे थे, वो अपने बीमार गिर गए, बाकी चीजें सब चीजें है, और निगोशिएट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने डिसाइड किया कि सीएम उनका रहेगा। अभी ये 10 दिन क्यों लगे, जो आपका जो सवाल है, मुझे लगता है कि बीजेपी का जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप और हाई कमांड जिसे हम कहते हैं, उनमें द्विधा थी 2 बातों की। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का वापस सीएम बनाया जाए और देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट का जो पोस्ट वैकेंट है, जो उनको बनाना है अभी, उनके जो ड्यू है, तो उनको वो बनाया जाए। और दूसरी तरफ आरएसएस का ये कहना था कि फडणवीस को जिस तरह से डिमोट किया गया था सीएम के, उसके बाद में उनको डीसीएम बना गया, उनके उनकी मन की इच्छा नहीं थी मंशा के अगेंस्ट में, तो उनको एलिवेट करना लाजमी है। तो आरएसएस ने काफी अपना वेटो का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों के दरमियान होने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी चुनाव में भाजपा अपनी पैठ बनाना चाहती है और इसके लिए शिंदे एक जरूरी पत्ता साबित हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, इस पर भी जानकारों की राय सुनते हैं। नहीं, देखो, एक बीएमसी जो चुनाव है उसके मद्देनजर देखते हुए जब मुंबई को जो डेमोग्राफी वो भी हम समझ लेना चाहिए। मुंबई में कम से कम 28 से 30% मराठी
पॉपुलेशन है। 20 से 25-20 लगभग परसेंट उत्तर भारतीय, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन से, और 20% गुजराती, मारवाड़ी वगैरह जो बिजनेस कम्युनिटी का है, और 16-17% मुस्लिम समुदाय है, और बाकी माइनॉरिटी छोटे छोटे साउथ इंडियन वगैरह क्लास है। तो मुंबई में मराठी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होने के बावजूद यहाँ का जो मराठी है वो माइनॉरिटी में है, वो मेजोरिटी में नहीं है। देखा जाए तो दरअसल क्या होता है, 50% से ज्यादा आबादी हो जाती है तो मेजोरिटी सेक्शन होता है। तो उसकी वजह से मुंबई वाला जो मराठी है वो खुद को खूब बहुत इनसिक्योर फील करता है। उसको लगता है कि गुजराती, जैसे महाराष्ट्र को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है कि मुंबई गुजरात को देने का चल रहा था, सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाने का भी चल रहा था, उसके लिए 106 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। तो उसकी वजह से उनमें एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है कि ज्यादा बीजेपी के साथ रहने से गुजराती और उत्तर भारतीय हावी हो जाएंगे। नहीं तो गुजराती और उत्तर भारतीय पहले कांग्रेस की वोट बैंक रहा करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उदय के बाद में गुजराती बीजेपी की तरफ चले गए। बाद में उत्तर भारतीय कांग्रेस की वोट बैंक थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उदय के बाद में वो भी वोट बैंक कांग्रेस से खिसक के बीजेपी के पास चले गए। अभी सेना जो है उद्धव ठाकरे, उनके पास क्या है, उनके पास एक मराठी वोटर है, और कांग्रेस के साथ अलायंस करने की वजह से महा विकास आघाड़ी की वजह से मुस्लिम भी आ गया, जिसकी वजह से जो मामूल फैक्टर लोकसभा में बिल्कुल चला था, उसकी वजह से उनकी काफी अच्छी सीटें भी आई थी। और उसका भी नतीजा मुझे विधानसभा में दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर 20 विधायक चुन के आए, तो 10 विधायक सिर्फ मुंबई से चुन के आए हैं। तो इसका मतलब है उनका जो बेस है अभी भी ठीक ठाक है, इतना हिला नहीं जिस तरीके से रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से पूरा उनका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन मुंबई ठीक ठाक लग रही है। इसी मद्देनजर देखते हुए एकनाथ शिंदे को जो मराठी वोट बैंक उनके साथ में आ सकती है। अब बात करते हैं गृह विभाग की। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था गृह विभाग के पास होती है, और इसलिए ही इसे राज्य का सबसे शक्तिशाली मंत्रालय या विभाग माना जाता है। जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो गृह विभाग था तत्कालीन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास। खबरें चली कि चुनाव के बाद जब शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया गया तो उन्होंने भी गृह विभाग मांगा। दी हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर कहती है कि शिंदे सेना के नेता इसकी जिद पकड़ कर बैठे थे, और भाजपा इस बार भी ये विभाग अपने पास यानी मुख्यमंत्री के पास रखना चाहती थी। यह भी एक वजह थी कि जिस वजह से सरकार के गठन में देर हुई। और अब जब गठन हो चुकी है, शिंदे और अजित पवार शपथ लेने जा रहे हैं, तो गृह विभाग किसके पास जा रहा है, सुनते हैं जानकारों को। देखो, उसमें 2-3 चीजें उभर के आई है। जैसे एकनाथ शिंदे की अमित शाह के साथ दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उन्होंने 3 बातें रखी थी। पहली बात थी कि मुझे सीएम 1 साल और 2.5 साल के लिए बना जाए। वो खारिज करने के बाद उन्होंने कहा था कि उनको गृह विभाग, रेवेन्यू विभाग और जो स्टेट असेंबली का स्पीकर वो एटलीस्ट वो दिया जाए। नहीं दिया जाएगा तो मैं मजबूरन तीसरा रास्ता चुनने का मुझे ऊपर एक प्रेशर रहेगा। लेकिन वो तीसरा रास्ता जो आउटसाइड सपोर्ट का वो तो बिल्कुल नहीं है, वो तो रोल आउट हो गया क्योंकि उन्होंने आज ही समर्थन दे दिया देवेंद्र फडणवीस को। तो इसलिए गृह विभाग के बारे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की कल भी बातचीत हुई। उसमें ये भी एक रास्ता निकल रहा है कि गृह विभाग को बंटवारा किया जाए, 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक शिंदे सेना के साथ में रखा जाए और एक बीजेपी के साथ में जो सीएम है उसके पास में रखा जाए। ये भी बात बिल्कुल चल रही है। और देवेंद्र फडणवीस के आज उनके जो संबोधन हुआ चयन होने के बाद में लेजिस्लेटिव पार्टी का, उसमें भी कहा कि 4 चीज हमको मिलने वाली और 4 चीजें दूसरों को हमको देना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज फार्मूला। यानी कि उन्होंने पहले ही अपने जो लोग हैं उनको बता दिया कि ये अलायंस गवर्नमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ ना कुछ उसमें चीजें बाहर उभर के आ सकती है। मुझे दूसरा अहम इसमें ये दिखता है कि मैंने 2014 और 2019 में देवेंद्र फडणवीस का भी कार्यकाल देखा है। उस टाइम में बीजेपी के पास 222 विधायक थे। आज के तारीख में बीजेपी सबसे पावरफुल 232 विधायक है। लेकिन उस टाइम में बीजेपी के साथ में फाइनेंस भी था, होम भी था, रेवेन्यू भी था, स्पीकर भी था, सब चीजें थे। कोई डीसीएम नहीं था एक भी। लेकिन आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद 2 डीसीएम बनेंगे, फाइनेंस एनसीपी के पास रहेगा, होम का बंटवारा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बिल्कुल बन रहे, लेकिन वो कटी हुई पावर के साथ और 2 डीसीएम के साथ सीएम बन रहे। ये सबसे बड़ा बदलाव 2014, 19 और 24 के चुनाव के नतीजे के बाद दिख रहा है।
कल शपथ ग्रहण के वक्त तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।